राम राम दोस्तों, मैं राकेश कोचर फिर से मेवाड़ रियासत के हमारे पार्ट 4 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पार्ट 3 में हम जान चुके थे कि किस प्रकार अपने भाइयों से संघर्ष करते हुए महाराणा सांगा को अपनी किस्मत उस मुकाम पे ले आई थी कि फिर से मेवाड़ की सत्ता उनके हाथों में आ गई थी। ठीक है, तो हम ये बात जान चुके थे कि महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में कौन महाराणा बन जाते हैं? संग्राम सिंह, या जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? सांगा। ठीक है, अब संग्राम सिंह अपना शासन कैसे चलाते हैं, उसकी घटनाओं को हम समय के अनुसार, मतलब किस समय कौन सी घटना घटी, उसी स्वरूप में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जब 1509 में महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं तो इनसे पहले कौन था? इनके पिताजी रायमल। और रायमल के शासनकाल में हम देख चुके हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बहुत प्रतापी लड़ाई नहीं लड़ी है या फिर अपने मेवाड़ का बहुत ज़्यादा क्षेत्र विस्तार नहीं किया है। अतः इस समय रायमल के समय पे मेवाड़ धीरे धीरे शत्रुओं से घिरता चला गया था, या फिर आसपास की जितने भी पड़ोसी रियासतें थी उनसे मेवाड़ को खतरा महसूस होने लग गया था। तो संग्राम सिंह ने क्या किया? सबसे पहले तो अपनी मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया। इसी दृष्टिकोण से मैं एक बार भारत का मैप बना देता हूँ। भारत का राजस्थान का मैप बना लेते हैं हम लोग। इसको आप राजस्थान का मैप समझ लीजिए ऐसे ही। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है मेवाड़ का, मेवाड़। ठीक है, इधर आ जाता है हमारे गुजरात और इधर आ जाता है हमारे मांडू या मालवा। ठीक है, ऊपर की ओर आ जाएगा हमारे दिल्ली और यहाँ पे आ जाएगा हमारे आगरा। अब ये मेवाड़ है। तो इस वाली सीमा पर जो दिल्ली की और वाली सीमा थी, अर्थात उत्तरी पूर्वी सीमा पर, यहाँ की ये जागीर दे देते हैं किसको? करमचंद पंवार को। ये वही करमचंद पंवार है जिसके पास महाराणा संग्राम सिंह ने जान बचाने के लिए शरण ली थी। उसको यहाँ पे जागीर देके उसे यहाँ पे नियुक्त कर देते हैं। अब धीरे धीरे देखो, महाराणा संग्राम सिंह कब आए हैं? 1509 में। अब 1509 के बाद वो धीरे धीरे मेवाड़ को सैन्य रूप से मजबूत करते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये अपनी शक्ति का विस्तार करने लगते हैं और आसपास के क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ करते हैं। कोई बड़ी लड़ाई नहीं होती समय पर, धीरे धीरे। अब एक बात ध्यान रखना कि जब महाराणा संग्राम सिंह पीठासीन होते हैं मेवाड़ की गद्दी पर, उस समय पर दिल्ली, तो उस समय पर दिल्ली का शासक कौन है? यहाँ पे है सिकंदर लोदी। ठीक है, उसके बाद इसी समय पर गुजरात का शासक है महमूद शाह बेगड़ा और इसी समय पर मांडू का शासक है गयासुद्दीन। देखो, ये वही गयासुद्दीन है जिसके पास उदा सहायता मांगने जाता है और रायमल के समय पर बहुत संघर्ष होता है। ये वही गयासुद्दीन है। तो जब संग्राम सिंह 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं तो उस समय इन तीन जगहों पर ये तीन शासक होते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी शासक से महाराणा संग्राम सिंह का कोई टकराव नहीं हो पाता है। अब इनको एक बार के लिए छोड़ देते हैं। महत्वपूर्ण बात ये इतनी है कि इस समय के जब जैसे ही ये गद्दी पर बैठे थे उस समय के जो शासक होते हैं तीनों आस पड़ोस के, इधर के दिल्ली के, इन तीन बड़े शासकों में से किसी भी शासक से महाराणा संग्राम सिंह का कोई टकराव ही नहीं होता है। हम जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनकी तरफ आते हैं। 1516 में मेड़ता की मीराबाई, कहाँ की? मेड़ता की मीराबाई का विवाह होता है संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज से ये विवाह हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है। कब हुआ विवाह? 1516 में। मीराबाई अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है। मेरा अनुरोध रहेगा आप जब भी पढ़ना हो मीराबाई को पृथक रूप से पढ़ें। ठीक है, तो हम फिलहाल इतना सा छोड़ के इसको इस ओर आ जाते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और 1517 में इब्राहिम लोदी की हो गई मृत्यु। सिकंदर लोदी की हो गई मृत्यु। सिकंदर लोदी के बाद अगला कौन बनेगा? इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी जैसे ही दिल्ली सल्तनत पे आता है उससे ठीक थोड़े समय पूर्व महाराणा सांगा यहाँ पर बयाना के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेते हैं। कहाँ पर? बयाना के दुर्ग पर, जो पहले अब से पहले कहाँ तक था? दिल्ली सल्तनत के अंदर था। अब धीरे धीरे इन्होंने अपनी सीमाएं बढ़ाकर ये कहाँ तक पहुंच गए? बयाना तक पहुंच गए। तो स्वाभाविक है आपने इब्राहिम लोदी, भाई सिकंदर लोदी ने अब तक कुछ नहीं कहा या इतना विरोध नहीं किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगला शासक भी उसी प्रवृत्ति होगा। तुरंत इब्राहिम लोदी टक्कर लेने के लिए आप पहुंचता है घातोली।
इस जगह पर स्थान पड़ता है, जो उस समय बूंदी रियासत के अधीन आता था और वर्तमान कोटा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो खातौली के मैदान में ये टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इधर से जाएगी मेवाड़ की सेना, इधर से आएगी दिल्ली की सेना। अब खातौली के युद्ध में बड़ा भीषण युद्ध होता है और अंततः दिल्ली सल्तनत को पछाड़ देता है कौन? राणा सांगा। तो खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 में। 1517 में होता है खातौली का युद्ध का। एक बार के लिए इसे मिटा देते हैं हम। यहां पे आ चुका है इब्राहिम लोदी। कहां पर? दिल्ली में। मैं यहां पे लिख देता हूं इब्राहिम लोदी। ठीक। अब धीरे धीरे समय के साथ यहां पर आ गया सुल्तान मुजफ्फर। हो सकता है मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आए, पर अंडरस्टैंडिंग रखें थोड़ी सी और बस मेरी आवाज पर ध्यान दें। और यहां पर आ चुका है महमूद खिलजी। ये महमूद खिलजी दूसरा वाला है, तो मैं इसको महमूद खिलजी सेकंड बोलूंगा। ठीक है। अब इन शासकों को मिटा देते हैं। अब देखो, मैं एक एक करके युद्ध लिखता जाता हूं। 1517 में क्या हुआ साहब? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध। अब ये युद्ध क्या होता है? ये युद्ध होता है, सांगा की सेना जाती है और इब्राहिम लोदी की सेना आती है। बड़ा भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध में अंततः सांगा की सेना इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त करती है। तो कहने के लिए सांगा ने विजय तो हासिल कर ली, किंतु इस युद्ध में सांगा का ज्येष्ठ पुत्र भोजराज मारा जाता है। अब मैं आपका ध्यान इस ओर इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि देखो, 1516 में मीराबाई का विवाह हुआ। एक साल बाद पति की मृत्यु हो गई 1517 में। और उस समय की जो परंपराएं थी कि भाई विधवा को कैसे रहना है, शुभ मांगलिक कार्यों में सम्मिलित नहीं होने दिया जाता था, या तो उसे सती कर दिया जाता था, या फिर उसे रहन सहन के लिए उसका जीवन भी होता था, वो भी बड़ा कष्टों से भरा पड़ा होता था। तो उस समय के दौर में मीराबाई किस प्रकार इस सांसारिक मोह माया से हटकर इसका ध्यान कृष्ण भक्ति में और ज़्यादा गहरा होता चला गया। तो ये परिस्थितियाँ रही होंगी। ठीक है। तो ये विशेष रूप से मैंने इस बात का जिक्र इसीलिए किया कि भोजराज की मृत्यु इस युद्ध में हो जाती है। साथ ही साथ सांगा का एक हाथ और एक पैर इस युद्ध में कट जाता है। अब देखो, सांगा की आंख पहले ही फूट चुकी थी, पृथ्वीराज सिसोदिया ने आक्रमण किया था, हाथ और पैर भी चला गया। इसी प्रकार सांगा ने जो अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े, तो इसकी मृत्यु से पूर्व सांगा के शरीर पर छोटे मोटे 80 से अधिक घाव थे, जिसके कारण कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा संग्राम सिंह को सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा था। भग्नावशेष मतलब टूटा फूटा खंडर। तो ये जैसा सैनिक का किसी का खंडर है लड़ाई में, जो जीर्ण शीर्ण होता होता इस हाल तक पहुंच चुका है। ठीक है, खैर कोई नहीं। अब 1517 में खातौली का युद्ध हो गया। अब खातौली के युद्ध के बाद इतना बड़ा दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी शांत तो नहीं बैठेगा, अपमानित महसूस करेगा। तो फिर से ये टकराव होना तय है। तो ये दोबारा ये टकराव होता है बाड़ी में। बाड़ी जो वर्तमान धौलपुर में आता है। तो बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना आ जाती है, महाराणा संग्राम सिंह की सेना चली जाती है। और बाड़ी के युद्ध में भी कब हुआ ये युद्ध? 1518 में। 1518 में बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध। इस युद्ध में भी महाराणा संग्राम सिंह इब्राहिम लोदी को परास्त कर देते हैं। तो अब देखो, जहां अब तक पूरी शक्ति का केंद्र दिल्ली को माना जाता था, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल अब तक दिल्ली को माना जाता था, उस दिल्ली सल्तनत के शासक को मेवाड़ जैसी एक बहुत छोटी सी रियासत, मतलब दिल्ली के कंपैरिजन में तो काफी छोटी है, एक छोटी सी रियासत के राजा ने, शासक ने एक नहीं दो बार परास्त कर दिया है। तो इस कारण से इस समय मेवाड़ की ख्याति संपूर्ण उत्तर भारत में बहुत फैल चुकी थी और अब शक्ति की जो केंद्र बिंदु था वो दिल्ली की जगह मेवाड़ बन गया था। और इस युद्ध के बाद से पूरे राजपूताना में मेवाड़ की प्रतिष्ठा और राणा सांगा की प्रतिष्ठा बहुत चरम पर पहुंच गई थी। तो धीरे धीरे मेवाड़ के राजपूताना की जितनी भी रियासतें या शासक थे वो धीरे धीरे महाराणा संग्राम सिंह को अपना सरदार या अपना प्रतिनिधि मानने लग गए थे। तो ये हो गया। एक बात ध्यान रखने की, खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी स्वयं आया था और बाड़ी के युद्ध में उसने अपना सेनापति भेजा था। ठीक है साहब, बाड़ी का युद्ध हो गया। एक बार के लिए हम इब्राहिम लोदी को यहाँ पे साइड में छोड़ते हैं। अब ये इसकी 2 बार हार हो गई ना। इसकी 2 बार हार होने के कारण इसके लोग ही किस तरीके से इब्राहिम लोदी का ही समूल नाश करवाएंगे उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम इब्राहिम लोदी को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब 1518 में बाड़ी के युद्ध से हम निपट चुके हैं। अब इसी समय पर गुजरात की ओर से यहां पर एक ईडर जगह पड़ती है, ईडर गुजरात में। तो ईडर का शासक होता है भारमल। कौन होता है? भारमल।
तो महाराणा संग्राम सिंह भारमल को हटाकर रायमल को नियुक्त कर देते, रायमल को वहां का शासक बना देते। अब रायमल को क्यों बनाते हैं भाई, ये मेवाड़ है, बीच में ईडर आ रहा है, फिर गुजरात है, तो अगर इस जगह पे मैं किसी ऐसे तो यहाँ के शासक से दोस्ती कर लूं, या फिर यहाँ के इस जगह पे ऐसे किसी शासक को बिठा दूं जो मेरा विश्वसनीय हो, तो यहाँ से अगर कोई टकराव होगा तो पहले ये बीच में आएगा ना, मेरे पास एक दीवार बन जाएगी। या और भी कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं जिनके कारण भारमल को हटाकर महाराणा संग्राम सिंह ने किसको बिठा दिया, रायमल को। अब ये सब चीज कौन देख रहा था, गुजरात का शासक सुल्तान मुजफ्फर देख रहा था। भाई एक शासक बदल चुका है, जैसे दिल्ली में बदला इब्राहिम लोदी के बाद, तो बाद में उस समय पे ये आ चुका है। अब 1518 के आसपास इन सब कारणों को ये देख रहा था, तो ये देख रहा था, तो इसने सोचा कि भाई ये जितने भी, ये तो गलत हुआ, और इसने, ये तो मेवाड़ का था, इसने गुजरात के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों किया। इसके कारण ये सुल्तान मुजफ्फर अपने सेनापति के नेतृत्व में ईडर पर आक्रमण करता है, मेवाड़ पर नहीं, ईडर पर आक्रमण करता है। तो जो पहला आक्रमण होता है उसमें रायमल इसको विफल कर देता है, दूसरा आक्रमण होता है उसमें भी रायमल इसको विफल कर देता है, और जो तीसरा आक्रमण होता है उसमें रायमल की सेना परास्त हो जाती है। और यहाँ पर ईडर पर इसके सेनापति का मैं कम से कम नामों का इस्तेमाल करूंगा, क्यों, क्योंकि आपको भी बस कहानी समझ में आनी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से केवल। अब इनका अधिकार हो गया सुल्तान मुजफ्फर का, तो ये रायमल कहाँ जाएगा, दौड़ा दौड़ा महाराणा सांगा के पास। यहां पे आता है मलिक अयाज, सॉरी मलिक हुसैन, मलिक हुसैन ये सेनापति होता है, ये आक्रमण करके अधिकार कर लेता है। कहाँ, ईडर पर। तो रायमल भागा भागा कहाँ जाएगा, सांगा के पास। सांगा अपनी सेना लेकर आता है और फिर से ईडर पर किसको बिठा देता है, रायमल को। अब मलिक हुसैन अपनी जान बचाता हुआ भागता है, और कहाँ तक भागता है साहब, ये भागता भागता गुजरात में अहमदनगर तक चला जाता है। पीछा करता हुआ सांगा भी कहाँ तक चला जाता है, अहमदनगर तक, नगर। अब यहाँ पे अहमदनगर जाकर भारी लूटपाट करता है और लौट के कहाँ जाता है, मेवाड़ में। इस बात से कौन भिन्न बनाया गया, सुल्तान मुजफ्फर। तो स्वाभाविक है ये इसका प्रतिकार करेगा, फिर से इसको कोई ना कोई अटैक करेगा। इसी दौरान एक ही समय की बात है साहब, इसी दौरान इस वाले फ्रंट पे क्या चल रहा है देखना। ये मांडू में यहाँ पर जो महमूद खिलजी सेकंड बना है, इसकी बड़ी नजदीकियां होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम है मेदिनी राय। ये मेदिनी राय, अब ये है एक हिंदू और ये है एक मुसलमान, और ऐसा माना जाता था कि ये मेदिनी राय जो भी सलाह दिया करता था उसकी बात को बड़ा महत्व देता था महमूद खिलजी। तो किसी हिंदू का किसी मुसलमान शासक पर इतना प्रभाव होना इसके बाकी के जो दरबारी थे उनसे बर्दाश्त नहीं था। मतलब मेदिनी राय उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता था। तो जैसे तैसे उन्होंने अपने षड्यंत्रों से महमूद खिलजी को भड़काया मेदिनी राय के खिलाफ, और ऐसे हालात उत्पन्न हो गए कि मेदिनी राय को अपनी जान बचाने के लिए मांडू से भागना पड़ा। और वो कहाँ आकर शरण लेता है, मेवाड़ में महाराणा सांगा के पास। तो उस समय महाराणा सांगा सोचते हैं क्योंकि अभी तो मेरा गुजरात से संघर्ष चल रहा है, अभी हुए थे ना आक्रमण हुए थे ईडर पे, तो अभी तो मेरा गुजरात से संघर्ष चल रहा है, तो ये समय उचित नहीं है कि मैं कहीं और भी संघर्ष करूं। तो उस समय तो वो संघर्ष नहीं करते, और यहाँ पर गागरोन और चंदेरी की जागीर देकर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गागरोन और चंदेरी की जागीर देकर मेदिनी राय को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देते हैं। अब ये बात हो गई साहब। अब समय आ गया 1519। अब 1519 में महमूद खिलजी सेकंड इधर आक्रमण कर देता है, चढ़ाई कर देता है। क्यों, मेदिनी राय को मारने के लिए। सहयोग में कौन जाता है, इधर से सांगा। तो गागरोन का युद्ध होता है 1519 में, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1519 गागरोन का युद्ध। अब गागरोन के युद्ध में क्या होता है, सब महाराणा संग्राम और मोहम्मद खिलजी के बीच भीषण युद्ध होता है, और इस युद्ध में अंततः संग्राम सिंह की विजय होती है। और न केवल विजय होती है, ये महमूद खिलजी को बंदी भी बना लेता है और गागरोन के किले में कैद कर लेता है। और कुछ समय कैद रखने के बाद इस वाले फ्रंट पर अभी विद्रोह जारी है। तो वो सोचता है कि यार ऐसा तो है नहीं ना कि मैंने सुल्तान को कैद कर लिया, थोड़ी सेना को मार दिया तो संपूर्ण मांडू खत्म हो गया। इसके वंशज बचे हुए हैं, इसके दरबारी हैं, इसके बाकी के सरदार हैं। वो अपना गिरोह बनाकर अगर उन्होंने इसकी मदद कर दी इधर से, तो इधर से भारी संकट आ जाएगा। भाई अगर ये दोनों शक्तियां मिलकर एक हो जाएंगी तो इधर से भारी संकट आ जाएगा। तो वो सोचता है, उसकी राजनीतिक सूझबूझ ही थी, वो सोचता है कि क्यों ना हम मैत्री संबंध स्थापित करें, मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूं। भाई अगर मैं इससे मित्रता स्थापित कर लूंगा तो कम से कम इस फ्रंट का संकट तो खत्म होगा। इस फ्रंट का संकट केवल इधर से लड़ाई का खत्म नहीं होगा, इन दोनों के मिलने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। तो मुझे केवल इसके अकेले का मुकाबला करना होगा। इसी दृष्टिकोण से वो सोचता है, भाई अभी अभी तो मैंने आक्रमण किया है, इसका इतना नुकसान पहुंचा है, तो अब मैं क्या करूं कि भाई इससे मुझे खतरा खत्म हो जाता है। तो
वो अपनी राजनीतिक इस सोच के चलते महमूद खिलजी को कुछ महीनों तक कैद रखने के बाद रिहा कर देता है, महमूद खिलजी द्वितीय को। और महमूद खिलजी और रिहा नहीं करता, सम्मान पूर्वक रिहा करता है और सम्मान पूर्वक उसको वहां पर भिजवाता है और उसकी मांडू या मालवा की जागीर उसी को दे दी जाती है, उसको प्रशासक माना जाता है। और महमूद खिलजी भी मेवाड़ का जो संग्राम सिंह ने ये जो बड़ा दिल दिखाया था उसका परोपकार मानता है, एहसान मानता है। उसी का कारण था कि इनके चांस खत्म हो गए थे, ये बाद में तत्काल में ये इससे सहायता नहीं ले पाया होगा। अब साहब हमने ये देख लिया कि जो मलिक अयाज अहमदनगर तक आया था और फिर ये भागता हुआ आया था, संग्राम सिंह मियाँ भारी लूटपाट मचाई थी, अब इसका दिमाग खराब है। तो साहब अब ये इधर से तो मदद आएगी नहीं, मित्रता हो चुकी है उधर, तो ये मदद के लिए जाता है सौराठ की तरफ, जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है उस समय पे जिसको सौराठ कहा जाता था, वहाँ पर जाता है और वहाँ के मलिक अयाज से मदद लेता है, संधि करता है कि हम दोनों मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। लेकिन बाद में मलिक अयाज की संग्राम सिंह के साथ संधि हो जाती है, जिस कारण ये अकेला पड़ जाता है और 1520 का समय आते आते ये भी संघर्ष करना छोड़ देता है। तो हम एक बार के लिए इस गुजरात को भूल जाते हैं, ठीक है, और ये मांडू मालवा को हटा देते हैं। ईडर की कहानी खत्म हो चुकी है। अब फिर से समय आ जाता है, फिर से हम आ जाते हैं इब्राहिम लोदी की तरफ। देखो जब इब्राहिम लोदी 2 युद्ध हार चुका था, कौन कौन सा, खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध, इन दोनों युद्धों को हारने के बाद संग्राम सिंह की प्रतिष्ठा में तो हुई थी वृद्धि और इब्राहिम लोदी की प्रतिष्ठा में क्या हुई थी, कमी, स्वाभाविक बात है। और न सिर्फ कमी हुई थी, इब्राहिम लोदी के जो अंदर के लोग थे उनमें आंतरिक गुट बनने लग गए थे इब्राहिम लोदी के विरुद्ध ही। तो इसी के लोग इसको मारना चाहते थे, क्योंकि अब ये दिल्ली सल्तनत को उस तरीके से संभाल के नहीं रख पा रहा था। तो 2 व्यक्ति थे इसी के दरबारी कवि, एक तो था दौलत खां लोदी और दूसरा था आलम खां लोदी, आलम खां लोदी। तो अब ये दोनों सोचते हैं कि भाई क्यों ना अपन दोनों ही इस इब्राहिम लोदी को सल्टा दे और अपन ही दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर ले। ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही होगी मन में, भाई लायक व्यक्ति तो है नहीं, हार ही हार रहा है, यहाँ हार रहा है, यहाँ हार रहा है, और भी कहीं हारा हो तो हारा हो, ठीक है। तो ये सोचता है ऐसा करें, लेकिन ये सोचते हैं कि यार इसके पास तो दादा भाई के साथ 4-5 लाख की सेना है और अपने पास 20-25 हज़ार की सेना, तो हम कहाँ से हरा देंगे दोनों मिलकर। भैया उसके छोटे मोटे जागीरदार रहे होंगे, दरबारी थे, तो ऐसा कैसे हरा दे। तो क्यों ना हम किसी ऐसे की सहायता ले जो इसे परास्त कर सकता हो। कि ऐसा कौन है कि चलो भाई महाराणा संग्राम सिंह की सहायता लेते हैं, कि वो क्यों हमारी सहायता करेगा, क्यों करेगा भाई, हमारे नाम के तो पीछे लोदी है, उसको बाद में सल्टाएगा, पहले हमें सल्टा देगा, तो ये भी हो सकता है। तो क्या करें कि हम किसी तीसरे व्यक्ति को लाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही निमंत्रण दिया था फिर काबुल से, अभी यहाँ पे काबुल तक आ चुका है कौन, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। इन्होंने बाबर को निमंत्रण भिजवाया था कि आप आइए और दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। अब इन्होंने निमंत्रण भिजवा दिया बाबर को। अब बाबर आक्रमण करने के लिए तो तैयार है, लेकिन इसके पास सेना है तकरीबन 20,000 लोगों की। अब बाबर आक्रमण करने को आने को तो तैयार हो गया, क्योंकि इन्होंने सारी स्थिति का अवगत करा दिया होगा कि भाई पहले इतने युद्ध हार चुका है, अंदर इतने गुट पड़े पड़े हैं जो खुद ही इब्राहिम लोदी को मार देना चाहते हैं। तो इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो कहने को तो 4-5 लाख की थी, लेकिन इस सेना में ऐसे कई सारे लोगों का जमावड़ा था जो खुद इसको हराने में लगे पड़े थे। तो बाबर बोलता है कि फिर भी ठीक है, 1-आधा लाख लोग इसको हराना चाहते होंगे, फिर भी तो इसकी सेना बहुत बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा। तो ये बोलता है कि आप एक काम करो, कौन, ये दोनों सलाह देते होंगे कि भाई सांगा साहब इसको 2 बार परास्त कर चुके हैं, आप महाराणा सांगा से वार्तालाप करो, अगर वो आपकी सहायता कर देंगे तो आपको इब्राहिम लोदी को हराने से कोई नहीं रोक सकता। अब भाई इनका क्या लाभ रहा होगा, अगर ये किसी तीसरे को बुला रहे हैं तो इनका भी तो कुछ लाभ रहा होगा ना। तो स्वाभाविक रूप से इन्होंने स्वयं पहले ऐसे सोचा होगा कि भाई आप आओ, आक्रमण करो, हम आपको बहुत सारी दौलत संपदा देंगे, फिर आप चले जाना, फिर हम दोनों मिलके दिल्ली और आगरा को आपस में बांट लेंगे। ऐसी कुछ इनकी प्लानिंग रही होगी। तो साहब बाबर की सांगा से वार्तालाप होती है, पत्राचार होता है। अब महाराणा संग्राम सिंह की तरफ से ये पत्राचार कौन कर रहा था, सलहदी तंवर, ठीक है। सब बाबर बोलता है कि मैं इधर से दिल्ली पर आक्रमण करता हूं, आप उधर से आगरा की तरफ आक्रमण करो और हम दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी को परास्त करते हैं, बाद में दिल्ली में रख लूंगा, आगरा आप रख लेना। ऐसी कुछ संधि रही होगी संभवतः, ठीक है साहब। ये भी अपना सहमति पत्र भिजवा देते हैं,
ठीक है साहब, अब ये हो गया बात तय। उधर से बाबर आक्रमण की तैयारी करता है दिल्ली पर। अब मेवाड़ में संग्राम सिंह बोलते हैं अपने सैनिकों से, सेनापतियों से कि युद्ध की तैयारी करो। अब सेनापति बोलते हैं साहब किस युद्ध की तैयारी करनी है, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सारे जितनी भी छोटी मोटी झड़पें थी अपन ने निपटा दी, अब किस युद्ध की तैयारी करनी है कि हमको इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ना है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। अब इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध करना है तो सरदार पूछते हैं साहब इब्राहिम लोदी ने अब क्या कर दिया, पहले हुई थी झड़प ये 17-18 में, तब निपटा दिया था आपने उसको, तो अभी क्यों युद्ध करना है? कि नहीं, उधर से बाबर आ रहा है, मेरा उससे पत्राचार हुआ है, उसने कहा है आप इधर से अटैक करो, मैं उधर से अटैक करूंगा। कि साहब कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है, आप उसकी सहायता क्यों कर रहे हैं? कि ये संग्राम सिंह बोलता है अपने सेनापतियों से कि मैं उसकी सहायता इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने कहा है कि अगर वो जीतता है तो वो आधा राज्य अपने को दे देगा। तो इसके सेनापति इसको समझाते हैं कि साहब क्या दे देगा, इब्राहिम लोदी को तो हम अकेले ही 2 बार हरा चुके हैं, आप आदेश तो करो, हम 2 दिन के अंदर दिल्ली आगरा आपके चरणों में ला के रख देंगे, उसके लिए हमें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता क्या है? और वो हमें आधा राज्य दे नहीं रहा है, वो तो स्वयं आपकी सहायता कर लेकर आपसे आधा राज्य ले रहा है, तो ऐसी मूर्खता हम नहीं करेंगे या नहीं करनी चाहिए हमें। इनकी बात मानकर संग्राम सिंह बाबर की मदद करने का जो उसकी योजना थी, जो उसके मन में प्लान था, उसका त्याग कर देता है और उससे बढ़िया है हम अपने ही क्षेत्र का विस्तार करें, हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित करें। अब साहब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब बाबर उस पर अटैक करने को आ रहा था दिल्ली पे, तो बाकी के आसपास के लोगों ने उसकी मदद क्यों नहीं करी बाबर से? क्योंकि कारण यही है साहब, क्योंकि उस समय क्या होता था, लोग अपने राज्य को ही देश माना करते थे, तो उसको दिल्ली पर आक्रमण मानेंगे, उसको मेवाड़ पर आक्रमण नहीं स्वीकारते। जब हम पे होगा तब का तब हम देखेंगे। तो अब साहब ये बाबर आ जाता है युद्ध लड़ने किससे? दिल्ली से। अब फाइनली इब्राहिम लोदी से बाबर की मुलाकात होती है सन 1526, कहां पर? पानीपत के युद्ध में। अब पानीपत का युद्ध का समय आ चुका है 1526 में। अब पानीपत में जो घनघोर युद्ध होता है वो पहला युद्ध ये पानीपत का पहला युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब ये घनघोर युद्ध होता है। अब ये युद्ध होता है, इसमें एक तरफ तो देखो आप बाबर हैं और एक तरफ है इब्राहिम लोदी। अनावश्यक चीजों को मैं मिटाता जाता हूं। अब इधर तो है तकरीबन 4 से 5 लाख की सेना और इधर है 20-30 हजार की सेना। तो ऐसा क्या था कि इसके बावजूद भी इब्राहिम लोदी की हार हो गई। अब देखो इसके कारणों पे गौर करो। इसके समय पे इसकी जो लोकप्रियता थी वो घटती जा रही है, ये संग्राम सिंह से हार चुका है, सब कुछ ऐसा हो चुका है। और इसके दल में हमने बताया कैसे कैसे दरबारी थे, कैसे कैसे गुट बन चुके थे जो इसको हराना चाहते थे। तो ये दिखने की सेना थी, वास्तव में इसमें इतने लोग इसके साथ दिल से नहीं थे। दूसरा, ये तो छोटी मोटी सेना थी, इसके अतिरिक्त भी पहली बार भारत में ये बाबर लेकर आया था किसको? तोप को और बंदूक को। अब आप स्वयं ही सोचें, अगर एक आदमी के हाथ में बंदूक है तो अगर उसके सामने 10 व्यक्ति भी होंगे तो भारी कौन पड़ेगा? ये 10 तलवार वाले व्यक्ति या एक बंदूक वाला व्यक्ति। और बंदूक नहीं, तोप भी है। अगर इसके पास तोप हो तो इधर 100 या 1000 भी खड़े हो तो ये तो उड़ाने का मादा रखता है दूर से ही। तलवार वाले तो पास आके काटेंगे, ये तो दूर से उड़ा देगा। तो इस तोप के कारण, बंदूक के प्रयोग के कारण और इसके साथ ही साथ इसके पास तुलुगमा पद्धति थी जो इसने उज्बेकों से सीखी थी, तुलुगमा पद्धति। तो इसके तुलुगमा पद्धति से ये सब युद्ध लड़े, जिसके कारण इसने इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया। वो कारण भी है कि ये दिखने की सेना थी। जैसे भी हुआ साहब, इब्राहिम लोदी की हो गई हार। अब दिल्ली पर कौन आ गया? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। अब दिल्ली पर आ चुका है बाबर। तो पहले इन सब ने सोचा था साहब, ये जितने भी आलम लोदी, दौलत खान लोदी थी, कि ये आएगा और चला जाएगा। लेकिन बाबर तो खुद ही भटक रहा था, उसको किसी स्थायी जगह की तलाश थी जहां पे वो शासन कर सके। तो दिल्ली में कौन आ गया? बाबर। अब दिल्ली में आ गया बाबर। तो अब दिल्ली में बाबर आने के बाद अब स्वाभाविक है इसको इस बात का पता था कि जब तक मैं महाराणा संग्राम सिंह को परास्त ना कर दूं, भारत में मैं स्थायी नहीं हो सकता। और ये भी बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था और इधर भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुकी है कि अपनी सीमा को बढ़ाओ। तो अपनी सीमा को बढ़ाओ तो ये इधर से छुटपुट क्षेत्र जीतते जा रहे हैं, ठीक है, और ये अपने आप को मजबूत रख रहे हैं। अब इधर से बाबर आने के बाद
अब बाबर को इंतजार तो था इससे टकराव का, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था। तो बाबर ने एक बहाना ढूंढा कि साहब संग्राम सिंह ने प्रतिज्ञा भंग की है, तो प्रतिज्ञा भंग का आरोप लगाया। अब क्या थी प्रतिज्ञा भंग? प्रतिज्ञा भंग ये थी कि बाबर कहता है कि इन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं आपका सहयोग करूंगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग में, लेकिन न तो वो जंग में आए ना मेरा सहयोग किया, तो उन्होंने प्रतिज्ञा भंग की। इसके खिलाफ मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर अपनी सेना को लेकर आता है आगरा से इधर की ओर, और एक सीकरी नाम की जगह पर आता है। सीकरी नाम की जगह ये वही जगह है जिसको बाद में फतेहाबाद, गुजरात विजय के बाद फतेहाबाद अकबर बोलता है, और कालांतर में ये फतेहपुर सीकरी हो जाती है। अकबर के समय पे ये कुछ समय के लिए राजधानी भी रही थी, ये वही फतेहपुर सीकरी है। यहाँ आता है और यहाँ आकर अपना सेनापति ये नियुक्त करता है। ठीक है, अब सेनापति नियुक्त करके ये उस सेनापति को बोलता है कि तुम जाओ और बयाना के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लो। तो अब साहब बयाना का दुर्ग, यहाँ पे आ जाते हैं हम, बयाना दुर्ग। अब बयाना दुर्ग पर आकर अधिकार कर लिया किसने? बाबर की सेना ने। हसन खां मेवाती आता है। ठीक है, तो बाबर की सेना ने इस पर अधिकार कर लिए थे। अब ये बात किसको पता लगती है साहब? संग्राम सिंह को। तो स्वाभाविक है संग्राम सिंह की सेना जाती है लड़ने। अब तक ये समय गुजरा ना, देखो 1526 के समय और ये 1527 पे हम बात आ जाते हैं, 1527 पे बात आ गई। तो 17-18 के बाद तो, और खासकर गागरोन का युद्ध भी ले लो, इसके बाद धीरे 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 महाराणा संग्राम सिंह की ख्याति तो इतनी प्राप्त हो चुकी थी कि भाई साहब हर कोई इन्हें अपना नेता मान चुका था, अपना लीडर मान चुका था। तो अब धीरे धीरे ये किसी भी लड़ाई में जाते थे या सैन्य अभियान में जाते थे तो हर किसी रियासत का कोई ना कोई राजकुमार या छोटा मोटा राजा या जागीरदार इनके साथ इनकी सेना में जरूर सहायता करने आता था। तो साहब जब ये बयाना दुर्ग की ओर कूच करते हैं तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग आसपास की रियासतों के होते हैं। अब बयाना दुर्ग पर जाते हैं। अब जाते हैं तो ये न सिर्फ इस पर आक्रमण करते हैं, ये तो केवल एक दिन में बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? संग्राम सिंह की सेना, संग्राम सिंह या सांगा। और न केवल अधिकार करते हैं बल्कि अधिकार करके यहाँ पे जो ये मुस्लिम जितने भी ये मुगलों की सेना आई थी उनका ऐसा मारकाट करते हैं खतरनाक वाला कि साहब उनकी रूह कांप जाती है। उनके पैंट में पेशाब आ सकता है, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाई एक तो ऐसा होता है कि भाई बस मारना है, परास्त करना, इनका तो मकसद ही यही होता है कि मरना है या मार देना है। तो ये लोगों को यहाँ पे भयंकर इनकी हत्या की जाती है। हत्या मतलब युद्ध में भारी तरीके से दरिद्रता से इनका नाश किया जाता है संग्राम सिंह की सेना के द्वारा। और थोड़े बहुत सैनिक जो जिंदा बच जाते हैं वो अपनी जान बचाकर भागते हैं, और कहाँ भागते हैं? वो बाबर के पास। अब बाबर के पास जाकर सैनिक बाकी की सैनिक टुकड़ियों में भी ये वर्णन सुनाएंगे, भाई साहब वो तो ऐसा खतरनाक आदमी है संग्राम सिंह के पूछो मत। साक्षात कौन है? साक्षात यमराज है, यूं समझ लो बस। तो ये सारा ये वृत्तांत विवरण सुखाते हैं कि बस काट दिया, मार दिया। राजपूत सैनिक तो लड़ने नहीं आते, वो तो माथे पे कफन बांध के आते हैं कि उन्हें तो मरना है या मारना है। और मरना क्या है? उनकी तो तलवार का पराक्रम देखो आप, क्योंकि अब तक मुगलों का किसी राजपूत से सामना नहीं हुआ है। ये पहला युद्ध था जिसमें मुगल सेना राजपूती तलवारों का पराक्रम देख कर गई थी। तो भाई साहब ये भयभीत हो जाता है। यही कहानी जब ये बाबर की सेना में सुनाते हैं तो सेना का मनोबल भारी तरीके से गिर जाता है। अब ये भारी तरीके से मनोबल गिरने के बाद बाबर के सामने समस्या आन पड़ी। समस्या क्या आन पड़ी कि जब तक संग्राम को नहीं हराऊंगा तब तक मैं उत्तर भारत पे स्थायी राज नहीं कर सकता। तो संग्राम को हराना है, संग्राम को हराने के लिए सेना चाहिए। अब सेना का क्या करें साहब? तो बाबर कई सारी घोषणाएं करता है। घोषणाएं क्या क्या करता है? बाबर अपनी सारी सेना को इकट्ठा करता है और उपदेश देता है। और उपदेश में बोलता है कि भाई मेरे प्यारे सैनिकों, जब तुम यहाँ पे बयाना में युद्ध करने गए थे तब तुम्हारे साथ मैं नहीं था। अब हम फिर से युद्ध करते हैं और तुम्हारे साथ युद्ध में मैं स्वयं चलूंगा। तो सैनिक बोलते हैं साहब राजा जी युद्ध करने चल तो लेंगे, लेकिन वहाँ पे आप तो हाथी घोड़े पे बैठे रहोगे, मरना तो हमें ही जाना है, तो हम तो युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है साहब। दूसरी बात ये बोलता है कि नहीं हम युद्ध तो करेंगे, क्योंकि भाई मैं वहाँ से आया हूँ तो मैं तो यहाँ पे इस्लाम का प्रचार प्रसार करने आया हूँ। तो ये बोलता है भाई देखो कौन इस्लाम का प्रचार प्रसार की बात कर रहा है? जो खुद इस्लाम को नहीं मानता ठीक से। भाई इस्लाम में शराब पीना प्रतिबंधित है और ये बहुत बड़ा शराबी था। तो जो खुद इस्लाम को नहीं मानता ठीक से, उसका फॉलोअर नहीं है, वो क्या इस्लाम का प्रचार प्रसार करेगा? तो इस बात पर ये बोलता है कि मैं आज से शराब छोड़ दूंगा। ठीक है। अगली घोषणा ये करता है अगर हम यहाँ से जीवित रहे तो बाद में मैं तुम्हें काबुल चलकर सबको एक एक चांदी के सिक्के दूंगा। तो फिर भी सैनिक नहीं मानते। भाई जिंदा रहेंगे तो सिक्के काम आएंगे ना, मरने के बाद किसने देखा? ठीक है। तो जान है तो जहान है। फिर बाद में ये अलग घोषणा करता है, जब इसको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता तब ये अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ता है
कि भाई हमने इस जीवन में जन्म लिया है तो क्यों लिया है। भगवान ने, परमात्मा ने हमें किसी एक मकसद से भेजा है और हमारा मकसद है, हम मुसलमान हैं तो अपना प्रचार प्रसार करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो मैं तो काफिरों के खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ। काफिर मतलब गैर मुसलमान लोग। अगर मैं इस युद्ध में मैं जीवित रहा, ठीक है, तो गाजी कहलाऊंगा, और अगर मैं मर गया तो शहीद कहलाऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें मेरे साथ आना है तो आओ, वरना ऐसी जिल्लत की जिंदगी जो पीठ दिखाकर तुम भाग रहे हो ना अल्लाह के बंदे होकर, उससे तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं इस युद्ध में। तो ये इस युद्ध को जिहाद घोषित कर देता है। जिहाद मतलब धर्म युद्ध घोषित कर देता है। फाइनली ये जो अपना धर्म का बाण छेड़ता है, इस बाण से समूची सेना में भाई साहब उत्साह का संचार दौड़ पड़ता है। ये इस बात का प्रमाण है कि पहले भी धर्म अंधता थी, वर्तमान में भी धर्म अंधता है। जब धर्म की बात आती है तो लोगों के दिमाग पहले भी बंद हो जाते थे और आज भी बंद हो जाते हैं। खैर कुछ भी हो, इसने बड़े तगड़े तरीके से अपनी सेना में जोश भर दिया। अब बाबर आता है खानवा के मैदान में, खानवा के मैदान में, और इधर आकर अपनी कैंप लगाना प्रारंभ कर लेता है, मतलब अपनी तैयारी शुरू कर देता है सेना की। और पहले तो इन्होंने क्या सोचा था संग्राम सिंह ने, भाई यहाँ पे बयाना में हमने भयंकर तरीके से निपटा है, ये भाग भूग जाएगा डर डुरा कर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाद में इनको खबर लगती है कि साहब उधर से तो सैन्य की तैयारी होती है, सैन्य दल की, तो हमें भी अटैक करना है। अब इससे पहले, इस युद्ध में जाने से पहले महाराणा संग्राम सिंह एक काम करते हैं। ये एक पर्णपाती परंपरा है, पर्णपाती परंपरा राजपुताने की। ये परंपरा क्या है कि भाई जब भी कोई शासक किसी दूसरे शासक के खिलाफ लड़ने जाता है तो वो एक खुला निमंत्रण भेजता है कि भाई मैं इसके खिलाफ युद्ध करने जा रहा हूं, अगर आप में से मेरा कोई सहयोग करना चाहता है तो आपको खुला निमंत्रण है, आप आ सकते हैं मुझे। तो ये पर्णपाती परंपरा को पुनर्जीवित करता है फिर से, और कई जगह पे ये निमंत्रण भिजवाता है और कई सारे लोग इसके साथ में आते हैं। हम नाम लेंगे नहीं, यहाँ पे जो दो नाम महत्वपूर्ण है वो है बीकानेर से तो आता है कल्याणमल, और मारवाड़ से आता है मालदेव। अब ये दो नाम महत्वपूर्ण क्यों हैं? ये दो नाम महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि यदि आपसे कोई पूछेगा कि बीकानेर से कौन आता है सहायता के लिए, कल्याणमल, मारवाड़ से कौन आता है, मालदेव। लेकिन बीकानेर रियासत में उस समय कौन था? ये दोनों राजा नहीं है, ये दोनों राजकुमार हैं। उस समय कौन था? यहां पर तो था राव जेतसी और यहां पर था राव गंगा। मतलब सहायता तो इन्होंने की लेकिन सेना का नेतृत्व ये कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे लोग आते हैं और तकरीबन राजस्थान की हर रियासत से कोई ना कोई इनकी सहायता करने के लिए जरूर आता है। अब साहब युद्ध तो होगा 17 मार्च 1527 को, लेकिन इसने अपनी पूरी व्यवस्था, कहाँ तोप जमानी है, कहाँ क्या जमाना है, पूरी की पूरी अरेंज कर ली। और ये आके पहुंचते संग्राम सिंह की सेना 13 मार्च 1527। अब इनको चूंकि पर्याप्त समय मिला नहीं तो ये उतनी व्यवस्था जमा नहीं पाते और 17 मार्च को युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ये युद्ध प्रारंभ होता है साहब, युद्ध चलता है। अब युद्ध चलता है और इस युद्ध में विफल हो जाती है, मतलब हार हो जाती है किसकी? राणा सांगा की। अब इसके हार के क्या कारण थे उस पर एक बार अपना ध्यान ले आते हैं। उस हार पर एक तो ये कारण थे कि इन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला। पर्याप्त समय मतलब 13 मार्च को आए, उधर से पहले ही तैयारियां हो चुकी है। ठीक है। दूसरा कारण, महाराणा सांगा के साथ जो सेना थी वो भले ही बहुत बड़ी सेना थी बाबर की तुलना में, लेकिन इनकी सेना एक अव्यवस्थित भीड़ की भांति थी, जबकि इसकी सेना बड़ी अनुशासित थी, बढ़िया, इसका कंट्रोल बहुत अच्छा था, ये बड़ा अच्छा सेनापति था। ठीक है। तीसरा, इनकी परंपरागत युद्ध पद्धति थी और इसकी तुलुगमा युद्ध पद्धति थी। तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या है उस पर भी एक बार हम ध्यान लाएंगे अपना। चौथा कारण, ये वही तलवार, तीर, भाले उनसे लड़ रहे थे, इसके पास क्या थी? तोप थी, बंदूक थी। ठीक है। चौथा कारण ये था कि धर्म युद्ध या जिहाद घोषित कर दिया था, तो वो मुसलमान लोग भी मरने या मारने आए थे, या तो जीतना है या फिर शहीद हो जाना है। तो मतलब वो आत्मविश्वास से भरे पड़े थे। इन कारणों से साहब राणा सांगा की हार होती है। अब राणा सांगा की हार होती है तो कैसे होती है साहब? राणा सांगा युद्ध में भीषण तरीके से लड़ रहे हैं। एक कारण और बताया जाता है कि इस युद्ध में नागौर का खानजादा और जो ये सलहदी तंवर जो पत्राचार कर रहा था, ये सांगा की सेना से निकलकर बाबर की ओर मिल जाता है और बाबर को ये सांगा की जो भी व्यू रचना होती है उसके बारे में पूरा का पूरा भंडाफोड़ कर देता है। तो उसी हिसाब से बाबर युद्ध करता है और जीत जाता है। हालांकि इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, पर भगवान जाने वास्तविकता में क्या हुआ था। ये चंद कारण थे जिसके कारण सांगा को हार का सामना करना पड़ता है।
अब भले ही इनकी हार हुई है, लेकिन ये युद्ध हुआ है बड़ा भीषण। अब इस युद्ध में थोड़ा युद्ध चलता जा रहा है और राणा सांगा हो गए घायल, मूर्छित। तो राणा सांगा को मूर्छित होने के बाद राणा सांगा को निकालते हैं सिरोही के अखेराज दूदा। अखेराज दूदा, इन नामों में कंफ्यूज मत होना, ये अखेराज दूदा है, एक नाम और आएगा अखेराज सोनगरा, ये सिरोही के हैं, वो जालोर के होंगे, ठीक है। ये इनको सुरक्षित निकालकर कहाँ ले जाते हैं, बसवा जो दौसा में है, यहाँ पे इनका मेडिकल कैंप था, भाई सैनिक घायल हो जाएंगे तो उनको यहाँ पे लेके आएंगे उपचार के लिए। अब राणा सांगा युद्ध भूमि से बाहर निकल गए। अब अगर राणा जी नहीं दिखेंगे तो राजपूत की जो सेना है, ये पूरी मेवाड़ की सेना, इसका मनोबल गिर जाएगा। तो स्वाभाविक है इनके राज्य चिन्ह किसी को ग्रहण करने पड़ेंगे। अब इनके राज्य चिन्ह ग्रहण करने के लिए बोला जाता है रावत रतन सिंह को, रतन सिंह चुंडावत, जो कहाँ के थे, सलूम्बर के थे। अब इनको क्यों बोला जाता है भाई, एक वो थे ना राणा चुंडा, जिन्होंने, जो यहाँ के भीष्म थे, जिन्होंने त्याग कर दिया था कि मैं अपना त्याग करता हूँ राजपाट का, मोकल को बना देना पिताजी आप राजा, ये उन्हीं के वंशज हैं। तो ये सब लोग, इसके जो सांगा के जो भी दरबारी है, सरदार होते हैं, वो बोलते हैं भाई साहब आप इन्हीं के परिवार के हो तो आप राज चिन्ह धारण करो। तो ये इस बात पर मना कर देते हैं कि भाई मैं मेवाड़ का मुकुट वगैरह इसलिए धारण नहीं कर सकता क्योंकि हमारे वंशज तो इसका त्याग कर चुके हैं, तो मैं राज चिन्ह तो धारण नहीं करूंगा, लेकिन जो भी इसके राज्य चिन्ह धारण करेगा मेवाड़ के, मैं उसकी छत्र छाया में युद्ध अवश्य करूंगा। तो फिर बाद में झाला अज्जा ये राज चिन्ह धारण करते हैं और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब अखेराज दूदा इनको 2 साल ले गए। अब साहब युद्ध भूमि में हार हो चुकी है। अब युद्ध भूमि में हार हो चुकी है, इसको एक बार हटा के बाबर की विजय पे आ जाते हैं। अब बाबर भले जीत गया, लेकिन बाबर ने ये जो युद्ध देखा और मेवाड़ के जो राजपूतों की तलवार का पराक्रम देखा, उससे बाबर के अंदर भी भय का व्याप्त होता है, भय बैठ जाता है। और यही कारण था कि मेवाड़ ये खानवा के युद्ध में जीतने के बाद भी भाई इसको आक्रमण करना चाहिए था, मेवाड़ पर हराना चाहिए था, लेकिन ये मेवाड़ की ओर कूच नहीं करता क्योंकि ये दोबारा टक्कर नहीं लेता। हो सकता है यहाँ पे तो कम सेना ही है, अगर मैं बिल्कुल मेवाड़ में पहुंच गया तो इसकी वास्तविक सेना तो वहीं पड़ी होगी ना, तो ये पता नहीं क्या हश्र करेंगे। तो ये यहाँ की जगह अपनी दिशा बदल लेता है और चंदेरी की ओर चला जाता है। चंदेरी की ओर क्यों चला जाता है, क्योंकि चंदेरी से था मेदिनी राय। ये मेदिनी वही राय है, मेदिनी राय वही है जिसके लिए उन्होंने खानवा का, ये अपने गागरोन का युद्ध किया था। और ये मेदिनी राय भी खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के लिए मदद के लिए आया था। तो अब ये क्या करता है कि धीरे धीरे इनकी जो यूनिटी उसको तोड़ो, जिन्होंने मदद की थी। तो ये मेदिनी राय गागरोन की ओर, इधर चंदेरी की ओर कूच कर लेता है कौन, बाबर, इससे युद्ध करने के लिए। अब जब बसवा दौसा पहुंच चुके हैं कौन, राणा सांगा, इनका उपचार शुरू कर दिया जाता है। तो जब इनको होश आता है तो राणा सांगा बोलते हैं भाई मैं कहाँ हूँ, कि भाई राजा जी युद्ध हम हार चुके हैं और आप यहाँ पे उपचार चल रहे हैं। तो ये बड़े क्रोधित होते हैं राणा सांगा और बोलते हैं भाई मुझे क्यों निकाल रहा है, इससे अच्छा तो मैं वहीं मर जाता, ये वो। फिर वो बोलते हैं कि अब अभी बाबर कहाँ है, तो इनको पता लगता है कि साहब वो तो मेदिनी राय की ओर कूच कर चुका है चंदेरी की तरफ, उधर युद्ध भूमि के लिए। तो ये बोलता है कि भाई सबको पैगाम भेजो कि हम इरीच में मिलेंगे। अब इरीच एमपी में कालपी जगह के पास पड़ता है, तो इरीच के मैदान में हम सब लोग मिलेंगे, सारे सरदारों को मैसेज भेजो, सेना एकत्रित करो। तो अब साहब ये इरीच की ओर कूच कर देते हैं। अब इरीच की ओर कूच करते हैं तो जो सांगा के जो सरदार हैं उनमें भी 2 गुट बढ़ जाते हैं। एक गुट तो चाहता है कि युद्ध किया जाए और एक गुट चाहता है कि युद्ध नहीं किया जाए। जो युद्ध नहीं किया जाता उनका कारण होता है कि भाई पहले ही हार चुके हैं और फिर से अधूरी तैयारी से लड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे। और हम देख चुके हैं तोप है, लड़ने की पद्धति अलग है, बंदूकें हैं, तो अभी हमारा लड़ना उचित नहीं होगा, हमें चित्तौड़ चलना चाहिए। लेकिन बसवा में जैसे ही इनको पता चलता है ना कि भाई हम युद्ध हार चुके हैं, ये बोल देते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मैं इसको हरा नहीं देता बाबर को, तब तक मैं मुकुट धारण नहीं करूंगा। और ये माथे पर एक सिर्फ कपड़ा बांध कर ही रहते हैं। तो आपको सांगा की कई इमेज देखने को मिलेगी जिसमें उसके माथे पर मुकुट नहीं होगा, सिर्फ कपड़ा बंधा हुआ होगा। लेकिन चूंकि ये जो दूसरा गुट था, अब भाई राजा जी तो मानेंगे नहीं, ये तो जबरदस्ती लड़ा के मरा के छोड़ेंगे, तो उससे बढ़िया है, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इन्हें जहर दे दिया था और इरीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इनके शव को लाया जाता है बसवा के रास्ते ही, और इनके शव को मांडलगढ़ में इनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो मांडलगढ़ में इनकी छतरी है, कुछ समय के लिए दौसा में भी रखा था, तो दौसा में भी इनका चबूतरा स्मारक देखने को मिलता है। अब 1528 में साहब राणा सांगा की हो गई मृत्यु। तो राणा सांगा जा चुका है, लेकिन मेवाड़ पर बाबर नहीं आया, बाबर उस ओर निकल चुका है। ठीक है साहब। अब कौन कौन सी घटनाएं घटी, 1500 पानीपत, खानवा, फिर इसके बाद चंदेरी के युद्ध की तरफ जो कुछ हो नहीं पाया। तो खानवा तक में महाराणा सांगा
मृत्यु लोक को जा चुके हैं। अब साहब सांगा के बाद बड़ा अस्थिरता का दौर शुरू हो जाता है मेवाड़ के अंदर। क्या दौर शुरू होता है देखते हैं। राणा सांगा। अब राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र तो थे भोजराज, जो मीराबाई के पति थे। अब इनकी मृत्यु हो गई थी कब साहब? इनकी मृत्यु हो गई थी 1517 में खातौली के युद्ध में, ये नहीं रहे। इनके अगले पुत्र हैं रतन सिंह। तो साहब ये रतन सिंह को अगला अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। तो अगला राजा कौन बन जाएगा? रतन सिंह। अब रतन सिंह बन गए साहब, रतन सिंह। अब रतन सिंह बनने के बाद भी इधर जो इनकी पत्नी थी कर्णावती, ये बूंदी की हाड़ी रानी थी, हाड़ा रानी। तो ये कर्णावती, इसके दो पुत्र होते हैं, एक तो होता है विक्रमादित्य और एक होता है उदय सिंह। अब ये कर्णावती महाराणा सांगा के जीवित रहते समय ही इनसे जो इनके नाना, इनके पिताजी होते हैं, मतलब बूंदी के जो शासक होते हैं, उनको विक्रमादित्य और उदय सिंह का संरक्षक नियुक्त करवा लेती है और रणथंबोर की जागीर इन्हें दे दी जाती है, थंबोर। तो साहब जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद अब कौन बन गया? रतन सिंह। तो अब आ जाते हैं हम रतन सिंह पर। अब इधर आ चुका है रतन सिंह। राणा रतन सिंह बोल दो, मैं तो बोलूंगा नहीं। अब इसका शासनकाल कब से शुरू होता है? 1528 से कब तक चलेगा? 31 तक चलेगा। क्यों? अब साहब जब ये कर्णावती इधर कर्णावती, ठीक है। अब कर्णावती ना, अब महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ में छल कपट का दौर आरंभ हो जाता है। वो कैसे? अब ये कर्णावती फिर से मेवाड़ को प्राप्त करने के लिए साहब ये कैसे ना कैसे षड्यंत्र अपनाती है। अब षड्यंत्र कैसे अपनाती है? एक तो ये बाबर को चिट्ठी भेजती है कि आप आओ और मेरी मदद करो, ठीक है, कि बदले में ठीक है आधी रियासत दे देंगे, ऐसा कुछ प्रलोभन करती होगी। लेकिन इससे पहले कि बाबर उसकी सहायता करता, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और उधर कौन आ जाएगा? दिल्ली में हुमायूं आ जाएगा। तो साहब ये प्रयास तो सफल नहीं हो सका। अब कर्णावती क्या करती है कि इस कर्णावती का भाई होता है सूरजमल हाड़ा, ठीक है। अब कर्णावती का भाई सूरजमल हाड़ा होता है बूंदी का। अब बूंदी में एक उत्सव हो रहा होता है, आखेट उत्सव, ठीक है, पर शिकार विकार खेले जाएंगे। उस समय पे इनको रतन सिंह को आमंत्रित किया जाता है उस उत्सव में शिकार खेलने के लिए। रतन सिंह भी मन ही मन इससे नफरत करता है, ये भी मन ही मन इससे नफरत करता है। ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो उस उत्सव में जब इसको आमंत्रित किया जाता है तो शिकार खेलने के बहाने जाते हैं ये दोनों, और ऐसा कहा जाता है कि वहीं पे इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, आपस में एक दूसरे को लड़ मारते हैं ये। तो साहब सूरजमल हाड़ा भी नहीं रहे और रतन सिंह चूड़ावत भी नहीं रहे। तो सॉरी, राणा रतन सिंह की मृत्यु हो गई। 1528 से 31 तक इनका शासनकाल रहा। अब 1531 में अब कौन बचा अगला? विक्रमादित्य। तो 1531 में विक्रमादित्य को बुलाकर मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बना जाता है। अब विक्रमादित्य आ गया साहब कब? 1531। अब 1531 में जब विक्रमादित्य आता है तो विक्रमादित्य एक अल्पवयस्क पुत्र है, छोटा बेटा है। तो छोटा बेटा है तो साहब ये तो शासन करने से रहा, भले ही राजा घोषित कर दिया, लेकिन कोई ना कोई संरक्षक होगा, वही शासन चलाएगा। जैसे मोकल के समय पे चलाया था ना, पहले राणा चुंडा ने, फिर रणमल ने, उसी तरीके से इनका संरक्षक का काम करती है कौन? मां कर्णावती। तो इनके समय पे 1533 पे गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण करता है मेवाड़ पर, बहादुर शाह गुजरात का। तो इस समय तो रणथंबोर की जागीर देकर कर्णावती इसे लौटा देती है। तो ये लौट गया, ठीक है साहब। फिर 1534 में ये फिर से आक्रमण करता है, अभी भी नहीं मानता, दिमाग खराब है, इसको पता है कि साहब यहाँ पे राजा में दम नहीं है, छोटा सा बच्चा, एक महिला राज चला रही, तो क्यों ना, मेवाड़ की स्थिति खराब है तो हड़पने का सही समय। तो 1534 में फिर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अब इस समय बहादुर शाह के खिलाफ सहायता के लिए ये कर्णावती हुमायूं को राखी भेजती है। किसको? हुमायूं को। लेकिन हुमायूं अपने अलग ही अभियानों में व्यस्त है उधर। तो जब तक आता है वो, लेकिन जब तक वो आता है इधर कांड हो चुका होता है। तो 1534 में बहादुर शाह फिर से मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है, था चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज आक्रमण किया और कल सफलता प्राप्त कर ली। भाई हमने देखा है कि चित्तौड़ पर जब जब लोगों ने आक्रमण किया है, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया हो, चाहे ये करेगा, चाहे अकबर करेगा, कई दिन लग जाते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विजय हासिल करने में, कई महीनों तक घेराबंदी रखनी पड़ती है। तो ये 1534 में आक्रमण करता है, उधर से हुमायूं की मदद आती नहीं है। तो कर्णावती क्या करती है? कर्णावती अपने दोनों बेटों को विक्रमादित्य और उदय सिंह को तो पहुंचा देती है मेवाड़, मतलब रणथंबोर से या चित्तौड़ से, या फिर मेवाड़ से सफलतापूर्वक बाहर निकलवा के कहाँ भिजवा देती है? बूंदी, अपने ननिहाल में इन दोनों के। अब ये तो पहुंच गए दोनों बूंदी, और स्वयं जो यहाँ क्या होता है ठाकुर बाग सिंह,
प्रतापगढ़ का ठाकुर बाघ सिंह उसको सेना यहाँ का नेतृत्व दे देती है। कहाँ का? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो ठाकुर बाघ सिंह पूरी सेना के साथ बहुत बलपूर्वक वीरतापूर्वक लड़ता है और उसके समय पे यहाँ पे केसरिया होता है और कर्णावती और ये जो विक्रमादित्य थी इसकी पत्नी उनके नेतृत्व में यहाँ पे जौहर होता है। तो यही समय होता है। अब देखो आक्रमण कब हुआ था? 1534 में, लेकिन जौहर की घटना कब होती है? 1535 में, क्योंकि संघर्ष चल रहा है थोड़े लंबे समय तक। तो मैं इसको बोल दूंगा कि इनके समय पर 1534-35 में ये साका की घटना संपन्न होती है। तो ये कौन सा साका है? ये मेवाड़ का दूसरा साका। पहला कब हुआ था? रावल रतन सिंह के समय पर। दूसरा कब हुआ? विक्रमादित्य के समय पर। ठीक है। अब देखो वो कहानी है ना कि बेटा बेटा होता है और बहू बहू होती है, ठीक है ना, वो कभी बेटी नहीं होती। बेटे के प्राण बचाने के लिए तो दोनों को भेज दिया ननिहाल, लेकिन इसकी पत्नी यहीं पे रह गई, उसको नहीं भेजा। ठीक है, खैर कुछ भी हो वो अलग कारण रहे होंगे। अब इधर हो चुका है साका। बाद में हुमायूं सहायता के लिए आता है, इसको पता लगता है तो ये यहाँ से वापस भाग के गुजरात की ओर चला जाता है। और 1535 में हुमायूं आता है और हुमायूं भी लूटपाट करता है चित्तौड़ में, और हुमायूं भी लूटपाट करके लौट जाता है। अब देखो ये लोग आए, इन्होंने लूटपाट करी, इनमें से कोई रुका तो है नहीं ना। तो 1535 में 34 से 35 चला। अब फिर 1536 में मेवाड़ के जितने भी ये सिसोदिया सरदार होते हैं फिर से बूंदी से विक्रमादित्य को बुलाते हैं और 36 में क्या करते हैं, इसको वापस यहाँ पे मेवाड़ की गद्दी पे बिठा देते हैं। अब साहब ये सब कारनामे देख रहा है एक व्यक्ति जिसका नाम है बनवीर। अब ये बनवीर कौन है? ये पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन है पृथ्वीराज सिसोदिया? ये पृथ्वीराज वही सिसोदिया है जो उड़ना राजकुमार है, जिसने तारागढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर। अब इसका दासी पुत्र है ये। अब चूंकि ये दासी पुत्र है तो इसको वो वाली मान सम्मान तो मिलेगा नहीं। तो ये देखता है कि साहब ये व्यक्ति तो लायक नहीं है। लायक नहीं है मतलब छोटा सा बालक है, और बाल्यकाल में भी क्या शासन चल रहा है, और ये थोड़ा सत्ता का भूखा भी रहता है। तो ये छल से, अब देखो कोई भी एक व्यक्ति किसी बड़े राज्य पर राज नहीं कर सकता, स्वाभाविक रूप से कई सारे लोगों का इसको सहयोग भी प्राप्त रहा होगा। तो ये व्यक्ति छल से विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। अब हत्या करके अब ये शासक तो बन सकता है, लेकिन शासक बनने के बाद इसको पता है कि अभी एक और बच रहा है। कौन? उदय सिंह। अगर मैं आज उदय सिंह को नहीं मारता या इसका इलाज नहीं करता तो कल को ये मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो ये बनवीर को, ये विक्रमादित्य को मारने के बाद उदय सिंह की तरफ जाता है मारने के लिए। उदय सिंह इस समय पे छोटा बालक होता है। तो जब ये उदय सिंह की तरफ जाता है, इस समय उदय सिंह की धाय में होती है पन्नाधाय। अब पन्नाधाय को इस बात का पता लग चुका है कि विक्रमादित्य की हत्या हो चुकी है। अब उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर इस ओर आ रहा है। तो पन्नाधाय तुरंत अपने पुत्र बेटे को बुलवाती है, किसको? चंदन को। और चंदन को अपने बेटे को उदय सिंह की पालने पर, या फिर उसकी जो सोने के जो शयनासन होता है, पलंग होता है, वहां पर सुला देती है। और जैसे ही बनवीर आता है कि बता उदय सिंह कहाँ है, तो ये उसके हाथ में तलवार देखकर ही समझ जाती है। और इस माँ की कलेजे की पीड़ा को समझो कि ये उदय सिंह के नाम पर अपने बेटे चंदन की ओर इशारा कर देती है, और उसी के सामने इसके बेटे चंदन की हत्या कर दी जाती है। अब चंदन तो चला गया साहब, पन्नाधाय के मन की स्थिति आप समझ सको तो समझ लेना। ठीक है। अब उदय सिंह को जीवित बचाने के लिए ये पन्नाधाय स्वामी भक्ति की अद्भुत मिसाल पेश करती है। अपने बच्चे का वो बलिदान भी दे दिया, और उसके बाद भी अभी ऐसा नहीं भी शोक में डूब जाए, इसको सुरक्षित मेवाड़ के दुर्ग से बाहर निकलवाती है, चित्तौड़ के दुर्ग से, और इसको सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचाती है। कुंभलगढ़। अब ये जितना भी घटनाक्रम है ना, इस पर बहुत बढ़िया कविता है। आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे ना, पन्नाधाय कविता, एक बालिका ने गाई है, और क्या गाई है आप उसकी मधुर आवाज में सुनेंगे तो शायद आपको इस घटना का आभास हो पाएगा। ठीक है, कितनी पीड़ामयी घटना रही होगी। तो अब इसको कुंभलगढ़ पहुंचा दिया जाता है। अब साहब ये उदय सिंह कुंभलगढ़ कब पहुंच गया? 1536 में। अब यहां पे आ चुका है बनवीर। कब? 1536 में। अब ये 1540 तक रहेगा। अब कुंभलगढ़ में पहुंचा दिया, लेकिन 1536 में कुंभलगढ़ पहुंचने के बाद भी वहां के लोग इसे नहीं स्वीकारते हैं। कुंभलगढ़ के लोग वो बोलते हैं साहब हम कैसे मान ले ये उदय सिंह है, हम कैसे मान ले कि ये सांगा का बेटा है, क्योंकि उस समय पे ऐसा तो है नहीं ना कि भाई टेलीविजन था या फोटो खींच लो मोबाइल में। अब सांगा को जो नजदीकी थे वही जानते थे, और काफी नजदीकी तो युद्ध भूमि में शहीद हो चुके हैं। तो कौन पहचानेगा? हो सकता है ये पन्नाधाय का बेटा हो जिसको उदय सिंह बता रही हो ये, तो हम कैसे माने? तो आप इस बच्चे की पीड़ा समझो उदय सिंह की। देखो इसके बाप की मृत्यु हो चुकी है राणा सांगा की, माँ वो जौहर कर चुकी है,
बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है, 2 बड़े भाई पहले ही मर चुके हैं, रतन सिंह मर चुका है, एक वो भोजराज मर चुका है युद्ध भूमि में। अब इसने अभी थोड़ा जन्म ही लिया है, थोड़ा ही बड़ा बालक है ये, और पहले इसके जान के भूखे लोग घूम रहे हैं, तो इसकी क्या स्थिति होगी। और अपनी रियासत में जो एक राजकुमार था, लोग उसको शरण मतलब उसका अधिकार देने या उसको वो मानने से भी इनकार कर रहे हैं कि हम कैसे मान लें। तो इस समय पर जो जालौर के शासक होते हैं, कौन, अखीराज सोनग्रा, अखीराज सोनग्रा, ये बोलते हैं कि साहब मैं जानता हूं इस बालक को, ये उदय सिंह है, पन्नाधारी सत्य बोल रही हैं। और फिर बाकी लोग बोलते हैं कि हम नहीं विश्वास करते, कि तुम नहीं विश्वास करते तो मैं अपनी पुत्री का विवाह इससे करता हूं। और इनकी पुत्री होती है जयवंता देवी, जयवंता बाई, कुछ भी बोलिए, उससे उदय सिंह का विवाह कर दिया जाता है। तब जाके बाकी के सरदार इसे उदय सिंह स्वीकार करते हैं। और इसके बाद 1537 में, भाई ये पूरा समय लगा ना, 36 में तो आ गया था, ये सब घटनाक्रम चला, फिर विवाह हुआ, तो 1537 में उदय सिंह का कुंभलगढ़ के अंदर राज्याभिषेक किया जाता है। अब कहने के लिए तो समूचे मेवाड़ पर नहीं, लेकिन चित्तौड़ पर रणवीर है, और शक्ति का केंद्र उस समय पर चित्तौड़ ही था। लेकिन इधर कुंभलगढ़ में कौन आ गया, उदय सिंह। अब बाद में उदय सिंह, देखो अभी मेवाड़ में और मारवाड़ में मित्रता ही है। मित्रता क्यों है, क्योंकि सांगा के समय पर इधर से मालदेव चौहान मदद करने आया था, तो वही मालदेव राठौड़ और जो अखेराज चौहान थे सिरोही के, अखेराज चौहान या सोनग्रा जिन्हें हम बोल सकते हैं, इनकी मदद से, और मेवाड़ के बाकी सरदार भी इस रणवीर को अपना राजा नहीं स्वीकार कर सकते थे। क्यों, क्योंकि ये एक दासी पुत्र था, वो इसे अपना अपमान समझते थे कि हमारा राजा एक दासी पुत्र हो। तो कई सारे सरदार भी इसे हराना चाहते थे। तो बची कुची मेवाड़ की सेना, मेवाड़ी सरदार, ये सब साथ में मिलकर महाराणा उदय सिंह के साथ एक घमासान होता है, जिसको हम बोलते हैं मावली की लड़ाई। मावली की लड़ाई, मावली उदयपुर के पास एक स्थान है। ये कब होता है, 1540 में। और इसमें उदय सिंह रणवीर को परास्त कर देते हैं। और अब कौन आ गया है मेवाड़ पर, उदय सिंह। ठीक है, अब उदय सिंह आ चुका है, जिसका शासनकाल कितना चलेगा, 1540 से कहाँ तक चलेगा, 1572 तक, देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो अब आप पता करना, रणवीर अपने समय पर चित्तौड़ में कुछ निर्माण भी करता है। एक तो तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाता है। ये वही माता जी हैं जिनको शिवाजी अपनी आराध्य देवी, इष्ट देवी माना करते थे। ठीक है, वो जो बोलते थे ना जय भवानी, ये वही वाली भवानी है। और उसके अलावा ये नवलखा भंडार का निर्माण भी करवाता है अपने इस छोटे से समय में, 36 से लेकर 40 इस साल में। तो हम उदय सिंह तक आ चुके हैं। अब उदय सिंह के आगे की जो कहानी होगी उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस कहानी का एक बार दोहरान कर लीजिए, भाई आपको समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपके क्या क्या सुझाव है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।